के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यहाँ वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहली खबर है लखनऊ से, जहां ओडिया समाज द्वारा 2024 उड़ीसा दिवस मनाया गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई है। मीडिया से बातचीत भी किया गया इस दौरान, और बातचीत करते हुए आयोजन द्वारा बताया गया है कि सन 1994 में कुछ प्रवासी ओडिया लोगों के द्वारा लखनऊ ओडिया समाज का गठन किया गया था। अपनी अपनी जीविका के लिए ओडिशा के विविध प्रांतों में से लखनऊ आए हुए अनेक लोगों ने अपने जन्मभूमि के परिचय को प्रतिष्ठित कराने की तीव्र अभिलाषा का परिणाम भी है ये। आपको बता दें, यह लखनऊ ओडिया समाज पहले छोटे पौधे के रूप में पनपते हुए समय के चक्र से अभी एक विशाल वृक्ष के रूप को प्राप्त किया गया है। प्रारंभिक समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एसजीपीजीआई, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के ये समाज का गठन हुआ था, और समय से लोग जुड़ते गए और यह समाज बड़ा होता गया। देखिए खास रिपोर्ट। सर, अपना परिचय देते बताइए, किस तरह के कार्यक्रम का आज यहाँ पे किया जा रहा है उड़ीसा दिवस पर? देखिए, लखनऊ उड़िया समाज 1994 से एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में लखनऊ में स्थापित है, और हर साल उड़ीसा की जो एक राज्य के रूप में बना, और वो 1 अप्रैल 1936 में बना था, लेकिन उसको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में उड़ीसा के अंदर और उड़ीसा के बाहर जितने उड़िया अन्य अन्य देशों में, अन्य अन्य राज्यों में रहते हैं, तो इसको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में इसको उत्सव को मनाते हैं। और उस उत्सव का उद्देश्य ये है कि राज्य एक अलग बना, उसकी भाषा एक अलग है, उसकी संस्कृति एक अलग है, और हमारी लखनऊ उड़िया समाज की यही उद्देश्य है कि लखनऊ में जो एक सांस्कृतिक केंद्र है लखनऊ, जहाँ पे कथक और वो सारे कार्यक्रम होता है, लेकिन लखनऊ की सांस्कृतिक जो स्थान है, उसमें उड़ीसी जैसे शास्त्रीय नृत्य को भी हम हर साल विभिन्न प्रकार की उड़ीसी नृत्य तथा लोक नृत्य उसकी हम प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि लखनऊ वासियों को उसको ये उड़ीसा की संस्कृति, कला और उसकी तरह तरह की व्यंजन से परिचित कराया जाए। तो ये कार्यक्रम उसी आधार पे हर साल मनाया जाता है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे उड़ीसा के, लखनऊ के लोग जो नौकर साहब, मतलब ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में हैं, जो शिक्षा संस्थाओं में हैं, जो तमाम फौज में हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को प्रोग्राम को देखने आते हैं। उड़ीसा की नृत्य के लिए ये जो उड़ीसी नृत्य है, उसमें जो होली उत्सव अभी अभी हम लोगों ने मनाया है, बल्कि अभी चल भी रहा है, वो एक होली का उड़ीसा की एक परंपरा है, उसको ये परिवेशन करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके साथ जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथ हमारी पूरी जो धाम है, उनकी जगन्नाथ जी की जो भजन है, और जगन्नाथ जी की जो उत्सव को, जगन्नाथ जी को जो प्रसाद बनाया जाता है, जगन्नाथ जी के सामने नृत्य प्रस्तुत करते हैं, उसके भी प्रस्तुत करेंगे। लखनऊ नगर में उड़िया समाज के जो लोग हैं, उनमें एक दूसरे से सानिध्य स्थापित करने के लिए ये दिवस, जब बंगाल से उड़ीसा प्रदेश बना, आज की तारीख में 1936 में, तो यह एक भाषा का 2 प्रदेशों में विखंडन था। लखनऊ जनपद में विगत 22 वर्षों से यह उत्सव मनाया जा रहा है, और इस उत्सव को मनाने में सबसे बड़ा योगदान गोप पटनायक जी का अहम रोल रहा है। मैं भाग्यवान हूं, जब मैं पहली बार उनसे जनपद मथुरा में मिला, और जनपद मथुरा में मैं आज भी जानता हूं कि उनको वो गोपबंधु पटनायक तो ही हैं, लेकिन उन्हें मथुरा के कृष्ण के रूप में, एक नायक के रूप में लोग मानते हैं। पटनायक जी लखनऊ में विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन जब वो राज्यपाल के प्रमुख सचिव थे, उस समय
उन्होंने इस कार्यक्रम को बृहत रूप दिया और लोगों को अधिकतम जोड़ने का प्रयास किया। मैं डॉक्टर मधुसूदन दीक्षित, संस्थापक रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल ग्रुप ऑफ स्कूल, लखनऊ। आज आपने अभी मंच पे बच्चों को कुछ पुरस्कार दिए हैं। मैंने कोई पुरस्कार नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया उनको। और जो कुछ भी उनको मिला, उनके श्रम का कोई अंश नहीं है। इनकी प्रतिभा देख करके मैं बहुत मुग्ध हुआ, मोहित हुआ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जगन्नाथ इनकी कला में और इनकी प्रगति में निरंतर और चार चांद लगाए, इनको और अच्छे पुरस्कार मिले। मेरी जगन्नाथ भगवान से यही कामना है। आज पुरस्कार दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। सर अपना रुक करते हैं दूसरी सबसे जरूरी खबर की ओर। जहां आपको बता दें, प्रधानमंत्री इन दिनों लगातार दौरे पर हैं और आज पीएम मोदी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित भी किया है। बता दें, जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का प्रेम और अपनापन जग जाहिर है और हमें उत्तराखंड को विकसित बनाकर सबसे आगे लेकर जाना है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने 10 सालों में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में उत्तराखंड का जितना विकास हुआ है उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ पीएम मोदी ने विपक्ष को भी अपना निशाना बनाया है। विपक्ष पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है, अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर साफ कर दीजिए, ऐसे लोगों को मैदान में मत रहने दीजिए। भाइयों, इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब वह जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। वहीं उधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, लेकिन मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है और हर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसके साथ ही तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार किया जाएगा। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए खास रिपोर्ट में। इसके इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों,
मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाए, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं और इसीलिए ही मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी और मैंने एक बार यहां कहा भी था, देवभूमि के ध्यान से ही, देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो जगजाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है, और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है, लेकिन जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। उनके पास समंदर में एक कच्चा द्वीप टापू है, द्वीप है। वो द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस ने उसको श्रीलंका को दे दिया। अब इस द्वीप के आसपास भी कोई भारतीय मछुआरे गलती से चला जाता है तो उसे गिरफ्तार किया लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए, ऐसी कांग्रेस जो भारत के टुकड़े करने के उनके नेता बात करते हो, जो कच्छ द्वीप को दे देते हो, क्या वो देश की रक्षा कर सकती है? इस धरती का संबंध तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और उदासी संत गुरु रामराय जी से है। कांग्रेस ने देश का ऐसा बंटवारा किया कि गुरु नानक जी की उस पवित्र धरती हमसे छीन गई। दशकों तक अपने गुरु को हमें दूरबीन से देखना पड़ा।
अब जाकर बीजेपी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लोगों की जिंदगी आसान की है। मोदी के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। अब इसके लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सभी दल जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। वहीं बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ रही है। सपा ने लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से रविदास मेहरोत्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए जानते हैं रविदास मेहरोत्रा के बारे में। वहीं आपको रविदास मेहरोत्रा लखनऊ मध्य सीट से विधायक हैं, ये भी आपको बता दें। ये खास बातचीत देखिए हमारे संवाददाता शुभम के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। सभी प्रत्याशी और सभी दल जमखम के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी लखनऊ सीट रविदास मेहरोत्रा जी से साथ है। इनसे बात करेंगे। धन्यवाद। किन मुद्दे और प्राथमिकताओं को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग लगातार जनता की समस्याओं को, जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते रहते हैं और पिछले 49 सालों में जनता के मुद्दों को लेके जन आंदोलनों में 250 बार जेल में गए हैं और लगभग 300 बार गिरफ्तार होने के बाद पुलिस लाइन से छोड़ा गया है। आज भाजपा की केंद्र में प्रदेश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है। जनता महंगाई की मार से परेशान है और भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। आज शिक्षा महंगी हो गई है और शिक्षा में किताब और कॉपियों पर भी इस सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। जो नौजवान लोग हैं, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देना दूर की बात है, जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उनका रोजगार भी सरकार ने छीनने का काम किया है। नौकरी देने के नाम पर बड़े पैमाने पर युवकों को ठगने का काम इस सरकार ने किया है।
भाजपा की सरकार पहले नौकरी निकालती है, नौजवान फार्म भरता है, फार्म भरने के ड्राफ्ट लगाता है और उसके बाद भाजपा सरकार के मंत्री विधायक पर्चे को लीक आउट कर देते हैं और पैसा लेते हैं। उसके बाद परीक्षाएँ निरस्त हो जाती हैं और नौजवानों को ठगने का काम होता है। कहा था देश नहीं बिकने देंगे, पूरा देश आज बिक रहा है। लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, एयरलाइंस बिक गई और बाकी लखनऊ का HL बिक गया और बाकी सब कुछ बेचने की सरकार ने तैयारी कर रखी है। अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया, उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। जो कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कोविशील्ड कंपनी थी, जिससे वैक्सीन लिया गया बिना टेंडर के, उसको लिया गया और उसके बाद उससे 500 करोड़ रुपया जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर भाजपा ने ले लिए। इससे कई गुना ब्लैक अंडरहैंड लेने का काम हुआ होगा। 41 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि ED की रेट पड़ी और ED की रेट पड़ने के बाद उन लोगों से बड़ी रकम रिश्वत में ले करके ED की कार्रवाई बंद करवा दी गई। एक ऐसी भी कंपनी है जिसके वहाँ ED की रेट पड़ी, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने ED से बचने के लिए भाजपा को रिश्वत देने के लिए अपनी कंपनी को अडानी के हाथ बेच दिया और जो पैसे आए वो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में देने का काम किया गया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है जो भाजपा की सरकार ने किया है। और ऐसे ही कोरोना काल में प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड के नाम पर अरबों खरबों रुपए इकट्ठा किए गए, उसका भी जनता हिसाब मांग रही है। यहाँ लखनऊ शहर से जो सांसद हैं उनका जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, कार्यकर्ता बहुत दूर की बात है। यहाँ लखनऊ शहर में लखनऊ पश्चिम और लखनऊ पूर्व के 2 विधायकों की डेथ हुई और दोनों विधायक भाजपा के थे, लेकिन सांसद महोदय दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में नहीं आए, न तेरही में आए। जिस सांसद के पास अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो किसी के कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ लखनऊ शहर में जब सांसद जी आते हैं एक आध साल में एक बार, तो अखबार में खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है, और जब लखनऊ जाते हैं तब उन्होंने क्या काम किया खबर इसकी नहीं आती है। तो मैंने मालूम किया तो मालूम हुआ कि HAL कंपनी है जो डिफेंस मंत्रालय की बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ 5000 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और वो कंपनी 20,000 करोड़ रुपए के लाभांश में चल रही है। उस कंपनी को बेचने आते हैं और उस कंपनी के 28% शेयर डिफेंस मंत्रालय की जहाज बनाने वाली कंपनी के शेयर प्राइवेट हाथ में बेचने का काम कर दिया गया है। यहाँ पर जो सांसद जी हैं 10 साल सांसद हैं, केंद्र में गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री हैं, लेकिन लखनऊ शहर में कोई उद्योग, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई जिससे नौजवानों को रोज़गार मिलने का काम हो। कहीं किसी भी नौजवान को नौकरी के अवसर मिलने के लिए भाजपा के सरकार ने और सांसद जी ने कोई प्रयास करने का काम नहीं किया। देश में और प्रदेश में हमारी कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है और भाजपा की सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है और जनता ने 2024 में सत्ता परिवर्तन का संकल्प कर लिया है और इंडिया मोर्चे की देश में सरकार बनने जा रही है। छात्र जीवन से ही राजनीति में आप रहे, लगातार आपने संघर्ष किया, वहीं लखनऊ मध्य से आप मौजूदा विधायक भी हैं। क्या ऐसी खास मुद्दे रहे जिनको लेकर आप इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? आज से लगभग 49-50 साल पहले मैं KKC डिग्री कॉलेज का छात्र संघ का उपाध्यक्ष हुआ। उसके बाद देश में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हो गया।
हम लोग उस आंदोलन में कूद गए और उसके बाद देश में आपातकाल लग गया और हम 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे। उसके बाद से जहाँ कहीं भी कोई जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, किसी गरीब की झोपड़ी उजाड़ने का काम हुआ, किसी गरीब की बनिन बस्ती तोड़ने का काम हुआ, कहीं पर कोई भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार हुआ, हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया। और उस संघर्ष में लखनऊ के लोगों ने देखा, कई बार हम लोगों के सर फटे, सर पर से खून निकला, गरम गरम खून बहा धरती के ऊपर, लेकिन कभी भी हम लोगों ने जुल्म को स्वीकार नहीं किया, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। विकास के मुद्दों को लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध के मुद्दों को लेकर के और जनता के साथ उनको न्याय, अधिकार, हक दिलाने के लिए हम लोगों ने लगातार संघर्ष करने का काम किया है। जनता ने देखा है हम लोगों को संघर्ष करते हुए। जनता को ये विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच में रहेंगे। समाजवादी पार्टी में आपने जब विधायक का पहली बार चुनाव 1989 में आप लड़े, जब समाजवादी पार्टी से 2012 में चुनाव जीतकर आप मंत्री बने, सबसे पहले रविदास मल्होत्रा ने कौन से ऐसे कार्य किए जो सर्वोपरि रहे समाजवादी पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी? 89 में हम विधायक हुए पहली बार और उस समय तत्कालीन प्रदेश सरकार की जो गृह मंत्री थी उनको चुनाव हराने का काम किया। और उसके बाद जब कहीं जहाँ कहीं भी जनता के ऊपर कोई भी जुल्म, अत्याचार, अन्याय हुआ, तानाशाही हुई, हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया। अगर कहीं पर भी किसी फुटपाथ के दुकानदार को, किसी गरीब रिक्शे वाले को, टेम्पो वाले को, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को, किसी मलिन बस्ती को उजाड़ने का काम हुआ तो हम लोगों ने वहाँ जा कर के उसको रोकने का काम किया। लखनऊ शहर में दसियों ऐसी बड़ी बस्तियाँ हैं जहाँ पर उन लोगों को हम लोगों ने मालिकाना हक दिलवाने का काम किया और उस ज़मीन के ऊपर, उस ज़मीन पर जहाँ उनका कब्जा था वहीं पर उन लोगों को मालिकाना हक मिलने का काम हुआ। में कई नाले बहते हैं, उन नालों को ढकवा करके उसके ऊपर सड़क बनवाने का काम किया। विकास के संघर्ष किया। लखनऊ शहर में मेट्रो शुरू कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और जब 2012 में विधायक हम बने, सरकार बनी हमारी, तो हम लोगों ने मेट्रो यहाँ चलाने का काम किया। और आज भाजपा की सरकार ने कभी भी मेट्रो को 1 इंच भी बढ़ाने का काम नहीं किया। तो जो लखनऊ शहर में विकास आपको आज दिखाई पड़ रहा है, ये सब विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। अधिकांशतया हम सब लोगों ने मिल करके लखनऊ शहर में संपूर्ण विकास करने का काम किया है और यही हमारे चुनाव के मुद्दे हैं। हम लोगों ने चाहा है कि जो भी स्कूल लखनऊ शहर के अंदर हैं, उन स्कूलों के अंदर अच्छी व्यवस्था हो, कुर्सियाँ हो, मेज हो, लाइट हो। बहुत ही खराब व्यवस्था फिर हो गई है। अस्पतालों में निःशुल्क इलाज हो, सबको लोगों को दवा मिले। एम्बुलेंस की सेवा शुरू करने का काम किया। 102, 108 एम्बुलेंस शुरू करने का हम लोगों ने काम किया। इस प्रकार से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम लखनऊ में किया। यहाँ पर जो है वो कैंसर अस्पताल खोलने का काम किया। लखनऊ से लेकर के आगरा तक बहुत अच्छा बनाया हाईवे, जिसके ऊपर फाइटर प्लेन उतरे। तो ऐसे बहुत सारे काम लखनऊ शहर के अंदर हैं जो हम लोगों ने करने का काम किया है और अभी आगे और काम करना है। जो मेट्रो स्टेशन बने हैं, इस मेट्रो का विस्तार करना है और हुसैनगंज से अंदर चौक तक और चौक से लाके परिवर्तन चौक तक उसको मिलवाने का काम करना है। ऐसे ही यहाँ पर उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने खुलें। जो खुले हुए नाले रह गए हैं उन नालों को ढकवाने का काम हो। जनता को उसके घर के बाहर विकास का काम दिखाई पड़े। जो सांसद महोदय हैं, इनको जनता की समस्याओं से कहीं कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 1989 से अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सफलता नहीं मिली है, लेकिन वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, लगातार उसके खेमे में ही सीट जा रही है। क्या लगता है इस बार रविदास मल्होत्रा उलटफेर कर पाएंगे? देखिए, 89 में हम लखनऊ शहर से विधायक हुए थे और हमारी पार्टी के मदारा सिंह MP हुए थे और उसके बाद से जो है यहाँ पर बीजेपी के लोग रहे। 89 से
जो हमारे पार्टी के विधायक सांसद हुए थे, हम विधायक हुए थे, हम लोगों ने लखनऊ शहर में लगातार काम करने का काम किया और इस बार जो है इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है और हम लोग जो हैं बहुत बड़ी अंतर से राजनाथ सिंह को चुनाव हराने जा रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई है और विपक्ष में हम नहीं हैं। चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है और जनता इस बार जो है भाजपा को हराएगी, क्योंकि कोई लखनऊ शहर का नागरिक, कोई भी महिला, कोई हमारी बहन, कोई बेटी, कोई व्यक्ति भी आज तक सांसद से न मिल पाया है न उनको देख पाया है। वो 10 साल में एक दिन भी लखनऊ शहर में नहीं रहे हैं और हम पूरे समय लखनऊ शहर में रहते हैं, यहाँ पर संघर्ष करने का काम करते हैं और इसीलिए 17 में जब कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो गया था तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ गया, तो हम थोड़े वोटों से चुनाव हार गए और ब्रजेश पाठक चुनाव जीत गए। वो 5 साल मंत्री रहे और 5 साल हम लगातार जनता के बीच में रहे और उसका परिणाम हुआ कि 2022 में जब चुनाव शुरू हुए तो ब्रजेश पाठक जो 5 साल मंत्री रहे थे, हमारा क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से भाग गए और हम यहाँ से 2022 में विधायक हो गए। तो हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे उपलब्ध हैं। रात में 2 बजे भी अगर सो रहे होंगे और कोई हमसे मिलने आएगा तो लखनऊ शहर में एक आदमी ये नहीं कह सकता है कि 2 बजे रात में आपसे मिलने गए थे, आप घर में थे और हमसे मिले नहीं। लखनऊ की जनता जिस तरह से आपको विधानसभा पहुंचाया, वहीं अगर लोकसभा सीट आप चुनाव जीतते हैं तो दिल्ली सदन जाएंगे। सदन से सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा ऐसा जनता का उठाएंगे जो सबसे पहले रहेगा और सर्वोपरि रहेगा जनता के लिए? देखिए, लखनऊ के जितने भी गरीब लोग हैं इन सब की बिजली माफ़ कराई जाएगी। 300 बिजली पूरे लखनऊ शहर के लोगों को फ्री मिलेगी। इसके अलावा जो नौजवान लोग हैं उन लोगों को 1 लाख रुपया जो है प्रति वर्ष जो है जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको देने का काम होगा। और लखनऊ शहर में या पूरे प्रदेश में हम लोग ये प्रयास करेंगे कोई एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, सब लोगों को नौकरी मिलने का काम होगा। हम लोग मोहल्ले में क्लिनिक खोलने का काम करेंगे, अस्पतालों खोलने का काम करेंगे और हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा और सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के बराबर पढ़ाई होगी। जैसे अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ पढ़ेगा और वहाँ पर एक समान पढ़ाई होने का काम होगा। हर व्यक्ति को अस्पताल में दवा मिलेगी, निःशुल्क दवा मिलेगी और निःशुल्क जांच होगी। इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होने पाएगी। आज भाजपा की सरकार में दवा और इलाज के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं। सत्ता परिवर्तन होगा, इंडिया की सरकार बनेगी तो हर गरीब का बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा और अमीर का बच्चा भी साथ पढ़ेगा। हर मोहल्ले में एक क्लिनिक होगी और हर व्यक्ति को इलाज की समुचित व्यवस्था करने का हम लोग काम करेंगे और जो बिजली का अनाप शनाप रेट बढ़ने का काम हो रहा है वो रुकेगा और जनता को, गरीब जनता को बिजली फ्री मिलने का काम होगा। जो नाले खुले हुए हैं उन नालों को ढकवाने का काम करेंगे और उसके साथ साथ लखनऊ शहर में उद्योग, कारखाने और फैक्ट्री खुलवाएंगे ताकि नौजवान लोगों को रोजगार मिलने का काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केकेडी न्यूज़ से बात करने के लिए। ये हमारे साथ बात कर रहे थे रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पर यह सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए गए उनको कार्यों को बताया और वही आने वाले समय में यदि जनता इनको चुनकर दिल्ली संसद भेजती है सबसे पहले जनता के कौन से मुद्दे उठाएंगे। कैमरामैन सत्यन के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से।